सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया के पेपर के बारे में, जो कि एक डीएससी पेपर है। एंड इसका यूनिक पेपर कोड है 62277603। सो चलिए इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेपर की मतलब पूरा क्या फॉर्मेट होगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कैसी चीजें आपको कैसे मतलब पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आपके पेपर में टोटल पहले तो 6 क्वेश्चन आएंगे। एक फॉर्मेट हो गया, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे या फिर 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 से 3, या फिर अगर 10 क्वेश्चन आए होंगे तो आपको 5 या फिर 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 6 अटेम्प्ट करने होंगे अगर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे तो। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, आपको मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। इसके बारे में आपको अगर डीपली जानना है तो आप गूगल पे थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च करें। एंड इसके ऊपर आपको कम से कम 3 से 4 पेजेस जो है लिखने आने चाहिए। बिकॉज पेपर में अगर आपको कोई आंसर नहीं समझ आ रहा तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, बिकॉज ये आपके पेपर का नेम है एंड आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपके ओवरऑल टॉपिक से, ओवरऑल आपके सब्जेक्ट से, वगैरह से, ओवरऑल आपके पेपर से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगा। देन पॉलिसी इन इंडिया, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 पेजेस तो आपको आराम से लिख लेने चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद आपका पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आएगा, बट आपको थ्रू आउट द पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना है। अगर हिंदी में लिखोगे तो पूरा पेपर हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखोगे तो पूरा पेपर इंग्लिश में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ, मतलब मेनली यहाँ पे क्वेश्चन अगर बताए गए हैं इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो मतलब जो फ्लक्चुएशंस होते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स में, एग्रीकल्चरल गुड्स कौन से होते हैं मेनली आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसका क्या फायदा या क्या नुकसान होता है मेनली एग्रीकल्चरल गुड्स में फ्लक्चुएशंस होना, मतलब प्राइसेस में चेंजेस होना। व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एंड गवर्नमेंट ने क्या ऐसे मतलब कि अडॉप्ट किए हैं इंस्ट्रूमेंट्स जिससे कि वो स्टेबलाइज कर सके प्राइसेस के ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। तो ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश जिस हिसाब से भी आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले लैंग्वेज में, उस हिसाब से आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। एंड ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द लैंड रिफॉर्म मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस ऑफ दिस रिफॉर्म्स। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से लैंड रिफॉर्म मेजर्स लिए गए हैं अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कब लिए गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 ईयर प्लान वगैरह जो आए थे उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो इसमें। उसके बाद आप एसएसआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड स्मॉल स्केल के बारे में पता होगा तो आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन आपका है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है, तो वो मेनली वो कंपनीज होती हैं जो कि एक कंट्री में मतलब उनका मेन हेड होता है एंड उसके सब डिविजन्स होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में। एंड मेनली ये जो होते हैं अपना मतलब से कहते हैं ना, अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, अपनी मार्केट इंक्रीज करने के लिए मेनली, इसलिए ये लोग जो है अपने स्टैब्लिश करते हैं अपनी फर्म्स वगैरह। तो इंडियन इकोनॉमी का इसमें क्या बेनिफिट रहा है ये भी आपको बताना है। तो एमएनसीज मेनली इंडिया में कब आई थी, जब लिबरलाइजेशन मतलब कि एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया इन 1991, तब ये एलपीजी आई थी। मतलब एलपीजी मतलब मेनली एमएनसीज आई थी। एंड ये इसलिए आई थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एलपीजी इंट्रोड्यूस कर दिया था, लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसकी वजह से आई थी। एंड इसका क्या बेनिफिट हुआ, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुए, बट ये एट द सेम टाइम कुछ नुकसान भी हुए थे क्योंकि स्टेट की पावर जो है और ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। एंड अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे ब्लॉग चैनल पर जो है एक मैंने वीडियो बना रखी है पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर आप जाके वीडियो देख सकते हो। वो बड़ी वीडियो 1 घंटे की है, बट उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिल जाएगी कि क्या फायदा होता है जब कोई भी बाहर की कंट्री जो है अपना प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया में लाती है। सो उसके में आपको मिल जाएगा इजीली। तो उसके लिए आपको कैसे आपको मिलेगी वो वीडियो ये मैं आपको बता दूं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मेरे न्यू चैनल का, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे लिंक पे, तो तभी आप मेरे उस चैनल पे पहुंचेंगे। मेरे चैनल की मेन वीडियो सेक्शन पे जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको वीडियोस में मतलब मेरी पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर मेरे साथ इजी हुआ तो मैं आपको या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आगे अगर हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में पहले। सो WTO के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो इसलिए मैं आपको एक काम करती हूँ, तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगी, बिकॉज वो ज्यादा इजी रहेगा फॉर स्टूडेंट्स इज वेल। देन लेबर रेगुलेशन एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल इनडेप्टनेस।
रूरल इंडेप्टनेस का मतलब क्या होता है, जो फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, डेप्ट होता है। देन कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है, एंड उसका है मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट मतलब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह फॉर एग्जाम कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, मेनली ये मैंने आपको बता दिया है। एंड मेनली ये याद रखना कि अगर आपका पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 पेजेस लिखने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 4 पेजेस लिखने हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 4 से 5 पेज, मतलब 5 पेज से ज्यादा मत बढ़ना। सो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम। Stay safe, stay positive, all the best for your exams, and thanks for watching. Bye bye.